हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर गणित में 2017 का आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैं सॉल्व कराने वाली हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आप लोगों को राजन सीरीज़ के जितने भी आपके क्वेश्चन थे, इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2016 से लेकर 2022 तक जितने भी थे वो मैंने आपको कवर करा दिए हैं। उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को अब यहाँ पर डे टू डे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न चल रहा है। डे टू डे लाने का मेरा ये मोटिव है कि आप लोग एक एक पेपर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न अगर आप डेली पढ़ोगे तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझकर तो आपको उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और क्लास को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कॉलेज ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन और बहुत बढ़िया क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है, जिसको पढ़ते हुए ऐसा लगेगा कि भाई बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों का समझ लीजिए बहुत बढ़िया पेपर होगा। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको यहाँ पे ये समझा देने वाली हूँ कि जब भी इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 16, 18 एवं 21 से विभाजित हो जाए। तो आपको पता है जब इस तरीके के प्रश्न, मैंने आपको बताया था ना अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या आती है तो आपको महत्तम समापवर्तक निकालना होता है और जब भी छोटी से छोटी संख्या कहते हैं तो आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ता है, ठीक है, यानी लासापा निकालना पड़ता है, ठीक है। तो हमें तो सबसे पहले पता चल गया कि हमें 12, 18 और 16 और 21 का क्या निकालना है, लासा निकालना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाए। तो दूसरा पॉइंट ये है, अगर आपसे किसी संख्या को ये दिया जाए और कहा जाए कि ये किससे विभाजित होगी, फिर अगर उसमें घटाने की बात की जाती है तो बस आप लासा निकाल के जो भी आपका सोल्यूशन आएगा आप उसमें क्या करेंगे, 7 को जोड़ देंगे। और अगर यहीं पर कहा जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ने पर, ठीक है, वह संख्या प्राप्त होगी, तो आप वहाँ पर क्या कर दोगे, घटा दोगे। यानी जो क्वेश्चन पूछा गया उसके विपरीत आपको आंसर देना है, ठीक है। अगर कहा गया घटाना है तो आपको क्या कर देना, जोड़ देना है उसी संख्या को। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसको जोड़ देना है तो आप उसी संख्या से क्या कर सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है। मान लो यहाँ पर कहा गया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ने पर, ठीक है। तो जब भी आप ये लासा निकालने के बाद क्या करोगे, यहाँ पर 7 को घटा दोगे। अगर जोड़ने की बात कहेगा तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे, घटा दोगे। और अगर घटाने की बात करेगा तो आप उत्तर में क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। आई होप आप समझ के होंगे, यानी उसका विपरीत आंसर देना और कुछ नहीं करना, सिर्फ संख्याओं का लासा निकालिए, उसमें अगर घटाने को कह रहा है तो उस संख्या से जोड़ दीजिए और अगर उस संख्या को जोड़ने को कह रहा है तो उस संख्या से घटा दीजिए, बस इतना आंसर देना। और देखिए कितना ईजी आंसर है और ऐसे लग रहा था जैसे बहुत बड़ा कोई सवाल पूछ लिया गया हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले पता चल गया कि यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक की बात की गई है, यानी कि लासापा की बात की गई है, ठीक है, जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाए। तो हम सबसे पहले 12, 16, 18 और 21 का लासा निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, इस तरीके से सारी संख्या एक साथ लिख लेते हैं और हम लासा निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से शुरू करते हैं, है ना। किस संख्या से शुरू करते हैं, 2 अंक से शुरू करते हैं। तो 2 देखते हैं क्या 2 ये संख्याओं को काट सकता है, ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। आपको पता है 2 छंग 12 होता है, 2 अठी 16 होता है, 2 9 18 होता है। और याद रखिएगा जो संख्या विभाजित नहीं होती है या जो संख्या नहीं कटती हम उसको डायरेक्ट उतार लेते हैं, ठीक है। अब हम उसमें पॉइंट लगाकर नहीं करते, इसमें हम उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट उस संख्या को उतार लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, 2 से हम शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं, 2 छंग 12, 2 अठी 16, 2 9 18 और 2 से 21 नहीं कटेगा, 2 दहम 20 होता है, ठीक है। तो 21 को हम पूरा वैसे ही उतार लेंगे, ठीक है। अगला है आपका, फिर हम अब देखिए 6 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 21 आ गया। अभी 6 और 8 आपका 2 से कटेगा क्योंकि 2 तियाँ 6 होता है और 2 चक्कू 8 होता है। तो हमने यहाँ पर 2 लिखा और लिखा 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8, 9 नहीं कटेगा उसको पूरा वैसे ही उतार लिया, 21 नहीं कटेगा उसको पूरा वैसे ही उतार लिया।
आप देखिए क्या 2 से कोई संख्या कटेगी, इसमें कटेगी कौन सी, 4, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, तो 2 3 नहीं कटेगा, तो 3 हमने वैसे ही उतार लिया, 2 से 4 कट जाएगा तो 2 दूनी 4 हो गया। 9 नहीं कटेगा, 9 हमने उतार लिया, 21 नहीं कटेगा, 21 उतार लिया। अब हम देखते हैं कि क्या इसमें कोई ऐसी संख्या है जो अभी 2 से कट सकती है। यानी जब तक आपकी संख्या 2 से नहीं जब तक आपकी संख्या 2 से कटती रहेगी तब तक आप 2 से काटते रहेंगे। ठीक है, अब 2 से शुरू करते हैं। हाँ, 2 से कट जाएगा, तो 3 नहीं कटेगा, हमने 3 उतार लिया, 2 एक बार में जाएगा तो 2 एकम 2 हो गया। और यहाँ पर 9 नहीं कटेगा, 9 आपने ऐसे उतार लिया। अब यहाँ पर 21। अब देखते हैं क्या कोई ऐसी संख्या है जो 2 से कटेगी, नहीं कटेगी। अब 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद आता है 3, तो अब हम 3 से काटते हैं, तो 3 एकम 3 हो गया। और जब भी संख्या आपकी 1 आए तो उसको हमें समझ लेना कि ये हमने संख्या पूरी की पूरी काट दी है, अब हमें इसको छेड़ना नहीं है। तो 1 हमने उतार लिया, और 3 तिया 9 होता है, 3 सत्ते 21 होते हैं। अब क्या कोई ऐसी संख्या इसमें बची जो 3 से कटेगी, बिल्कुल 3 कटेगी, क्योंकि 3 बची हुई है। तो हमने फिर से 3 से काटना शुरू किया, 3 एकम 3 एकम 3 और ये 7। जब तक हमारी नीचे की पूरी संख्या 1 1 1 ना आ जाए तब तक हमें उस संख्या को क्या करना है, काटते रहना है। अब क्या 7 देखते हैं, यहाँ पर कोई ऐसी संख्या बची जो 3 से कटेगी, नहीं। 3 के बाद क्या आता है, 4, क्या 4 से कटेगी, नहीं। 4 के बाद आता है 5, क्या 5 से कटेगी, नहीं। 6 आता है 5 के बाद, तो 6 से कटेगी, नहीं। 7 से कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 7 संख्या लिखी हुई है, तो हमने लिखा 7 और ये एकम 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 उतारा, 7 एकम 7, ये पूरी तरीके से विभाजित हो गया। अब हम इन सभी का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। 2 दूनी क्या होता है, 4, जोड़े में लिख लेते हैं, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 7, तो 4 चक्कू 16। ठीक है, और जब हम पूरा इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 और तिया क्या हो जाएगा, 16 तिया हो जाएगा 48, और 48 को जब 7 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1008। ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, तो हाँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 1008। अब यहाँ पर कहा गया तो ये हमारा इसका उत्तर आया। ठीक है, इसका आया, ये हमने हल कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर। अब यहाँ पर हम आते हैं, तो हमें वो छोटी से छोटी संख्या क्या मिल गई, 1008 मिल गई, और हम 7 घटाने पर कहा है तो हम इसमें 7 जोड़ देंगे। तो 7 जब हम जोड़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि ये एक वो संख्या कौन सी थी, 1015। अब आप कहोगे कि ये मैम क्या बता रही हो, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए, अगर हम ये जो 115 संख्या है और इसमें हम 7 को घटा देंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, 1008। ठीक है, आ जाएगी। तो जब हम 7 को घटाएंगे तभी तो ये हमारी संख्या 1008 आएगी, और जब 1008 आएगी तभी तो 1008 जो है वो इन सभी संख्याओं को काट देगी, क्योंकि लासा पूरा का पूरा कट गया है हमारा। ठीक है, जब नीचे पूरा का पूरा 1 आ जाए यानी कि वो हमारा पूरी तरीके से वो संख्या विभाजित हो गई है। अगर यहीं पर हम संख्या 7 और जोड़ देते तो ये पूरी से पूरी विभाजित नहीं होती। ठीक है, इसीलिए बताया गया कि वो कौन सी संख्या है, वो 1015 संख्या है जिसमें 7 घटाने पर वो पूरी से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और वो 1015 कैसे लाएंगे, वो लाएंगे 1008 में 7 जोड़ने पर, और अगर यही पूछता है इसको जोड़ने पर तो आप उसको घटा देते। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से एक एक चीज़ समझाने की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है तथा चौड़ाई 60 मीटर है। यानी एक आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा, ये 6 मीटर है तो ये 6 मीटर होगा। यानी आमने सामने की भुजाएं जिनकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर आयत को बना लेते हैं यहाँ पर आपको सिखाने के लिए। तो यहाँ पर कहा गया कि एक आयताकार मैदान की जो लंबाई है वो कितनी है, 80 मीटर है। ठीक है, लंबाई ये होती है ना, ये है 80 मीटर। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो है 60 मीटर है। ठीक है, 60 मीटर है। इसके बीचों बीच, यानी इसके और इन दोनों लंबाई चौड़ाई के बीचों बीच, ठीक है, लंबाई के समांतर 5 मीटर, यानी ये जो लंबाई है इसके समांतर जो है 5 मीटर। ठीक है,
और चौड़ाई के समांतर यानी लंबाई के समांतर इसके बीचों बीच में ये 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर क्या है, और चौड़ाई के समांतर 3 मीटर यानी इसके बीचों बीच चौड़ाई ये कितनी है, 3 मीटर, ठीक है। क्या की गई है, एक चौड़ी सड़क बनाई गई है, ठीक है, जिसको यानी कि जिसको जो है 15 मीटर स्क्वायर की दर से खर्च किया गया, इस पर रुपया जो है वो 15 मीटर स्क्वायर की दर से खर्च किया गया है, ठीक है। तो इसमें 15 मीटर स्क्वायर की दर से खर्च कितना आएगा ये बात कही गई है। तो हमें क्या है, ये जो इसकी जो लंबाई है वो कितनी दी गई है, 3 मीटर दी गई है, ठीक है। कितनी दी गई है, 3 मीटर दी गई है इसकी जो लंबाई है, सॉरी इसकी लंबाई कितनी दी गई थी, 5 मीटर दी गई थी, है ना, लंबाई 5 मीटर दी गई थी। चौड़ाई जो है वो कितनी दी गई थी, चौड़ाई जो दी गई थी वो 3 मीटर दी गई थी, ठीक है, समझ में आ गया। इसकी जो लंबाई है वो 5 मीटर है, उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 3 मीटर है, समझ में आ गया आप लोगों को। यानी कि यहाँ पर थोड़ा कचपिच हो गया है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाते हैं, ये देखिए। तो इसकी लंबाई, ये जो लंबाई है ये कितनी हो गई, ये टोटल हो गई 5 मीटर, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है यानी ये जो भाग है इतना चौड़ाई का, यानी इसका जो ये चौड़ाई वाला भाग है ये कितना है, 3 मीटर है, समझ में आ गया। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो जब भी हम लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 80 × 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम सड़क का क्षेत्रफल भी तो साथ में उसका वो निकालेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, 80 × 5, यानी कि एक बड़ा क्षेत्रफल छोटा क्षेत्रफल साथ में होगा ना, तो 80 × 5 हो जाएगा, यानी 400 वर्ग मीटर हो गया। 5 को 80 से गुणा करो, 80 पंचे क्या होगा, 400 वर्ग मीटर हो गया। अब चौड़ाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा, 60 × 3, क्योंकि चौड़ाई क्या थी, 60 है। ये देखिए चौड़ाई क्या है, ये देखिए चौड़ाई कितनी है, 60 है, और यहाँ पर ये वाली जो चौड़ाई है इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 3 मीटर है, ठीक है। यानी ये चौड़ाई गई है, ये जो चौड़ाई आपकी गई है ये कितनी है, 3 मीटर है, ठीक है। तो 60 × 3 हो गया, तो हो गया 3 × 6 = 18, यानी 180, 60 दिया 180 वर्ग मीटर। अब दोनों सड़क के बीच का क्षेत्रफल, अब देखिए मैंने इसका पार्ट निकाल लिया, इसका पार्ट निकाल लिया, जब दोनों का निकाल लिया तो ये बीच में डबल आ रहा है ना भाई, डबल कट करेगा भाई, इधर से पूरा निकालिए इधर से पूरा निकालिए, तब भी अभी बीच में डबल बार आ गया है। तो इसका जो इतना पार्ट है उसको हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, इतने पार्ट का भी निकाल लेते हैं, बचे हुए पार्ट का जो बीच में लगा हुआ है। तो इस दोनों सड़कों के बीच का क्षेत्रफल कितना हो गया, 5 × 3 यानी 15 मीटर, ठीक है। अब पूरी सड़क का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो पूरी सड़क का क्षेत्रफल कितना आ गया, 400 + 180 - 115, माइनस को घटा देंगे ना, ठीक है। तो ये हो गया 400 में 180 जोड़ेंगे हो जाएगा 580, और -15 तो हो जाएगा 565 वर्ग मीटर। तो अगर मतलब पूरी सड़क को बनाने के लिए एक, अगर यहाँ पर कह गए, यहाँ पर आप करिएगा कि जो ये खर्च है इसका ये सूत्र बस लगा दीजिएगा, आप आराम से निकाल लोगे, क्षेत्रफल गुणे दर, और दर कितनी है, 15 रुपये, यानी 1 मीटर दर की आप यहाँ पर अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो वो आपका हो जाएगा 565 × 15, 565, तो 565 × 1, अब यहाँ पर 15 का निकालोगे तो खर्च बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल गुणे दर, और दर आपकी दी गई है 15 और क्षेत्रफल आपका है 565, तो 565 को 15 से गुणा करोगे आ जाएगा 8475, यही आपका उत्तर है, ठीक है। बस ये सूत्र लगाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। यहाँ पर कहा गया है, यदि त्रिभुज ABC और PQR यानी 2 त्रिभुज हैं, ठीक है, सर्वांग समता के 2 त्रिभुज हैं, एक है त्रिभुज ABC और दूसरा है त्रिभुज PQR, ठीक है। यहाँ पर कहा गया कि त्रिभुज AB 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और क्या कहा गया, त्रिभुज BC जो है वो 7.1 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज AC जो है वो 5 सेंटीमीटर है। वही त्रिभुज PQR में कहा गया है कि PQ जो है वो 7.1 सेंटीमीटर है, और QR 5 सेंटीमीटर है, और PR जो है वो 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको एक त्रिभुज यहाँ पर बनाकर दिखाना है। तो चलिए, एक त्रिभुज है PQR जिसमें AB जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर, और PQ कितना है, हमने एक यहाँ पर लाइन खींची, उसका नाम रख दिया PQ, और PQ है 7.1 सेंटीमीटर, यानी 3.5 से बड़ा होगा PQ, बड़ा होगा कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि ये 7.1 है और ये 3.5 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो BC है वो 7.1 है,
और AC जो है 5 सेंटीमीटर है, तो हमने AB और यहाँ पर C मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया? अब देखिए यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ पर हम सिखा दे रहे हैं, अलग से स्पेस नहीं है यहाँ पे। चलिए मैं ऐसे सिखा दे रहे हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज AB है, AB जो 3.5 सेंटीमीटर है, और PQ जो है वो आपका है 7.1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बड़ा है 7 और यहाँ पर 3 छोटा है, तो 7.1 सेंटीमीटर बड़ा होगा। अब BC जो है वो 7.1 सेंटीमीटर, तो हमें पता है त्रिभुज है, त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर हमने मान लिया कि कोई एक ऐसी आकृति है जो 3 भुजा वाली है, तो इसको C मान लिया। भाई यहाँ पर AB हो गया, तो यही वाला तो C होगा। तो AC जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो हमने A और C को 5 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये जो बड़ा वाला पार्ट होगा तो वही तो 7.1 होगा। ठीक है, 7.1 सेंटीमीटर होगा, यानी त्रिभुज BC जो है वो कितना है? 7.1 सेंटीमीटर, तो यानी ये वाला पार्ट होगा क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, ऐसे इसमें बनाते हैं। त्रिभुज QR जो है वो 5 सेंटीमीटर, यानी QR जो है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर है। और त्रिभुज PR जो है वो 3.5 सेंटीमीटर, यानी इससे छोटा ही होगा, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भुजा सबसे बड़ी होगी, ये उससे थोड़ी छोटी होगी, और ये सबसे छोटी होगी। समझ में आ गया? इस तरीके से हमारा त्रिभुज तैयार होगा। अब हम इसको क्या करते हैं? लिखते हैं। अब देखिए, अब हमें इसमें क्या बताना है? पता है क्या बताना है? इसमें ये बताना है कि कौन सी भुजा दोनों के बराबर है। तो त्रिभुज AB जो है वो त्रिभुज किसके बराबर है? PR के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये 3.5 सेंटीमीटर है, ये भी 3.5 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे त्रिभुज AB बराबर PR। ठीक है, और त्रिभुज AC जो है जो 5 सेंटीमीटर है वो त्रिभुज QR के बराबर है, क्योंकि QR यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर AC 5 सेंटीमीटर, तो QR के बराबर है। और त्रिभुज BC जो है वो त्रिभुज PQ के बराबर है। ठीक है, ये क्या है? 7.1 सेंटीमीटर, ये भी 7.1 सेंटीमीटर है, तो ये PQ के बराबर है। यानी कि यहाँ पर कौन सा त्रिभुज है? सर्वांग समता का त्रिभुज है। ठीक है, और सर्वांग समता में क्या होता है? हम इस तरीके से लिखते हैं, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। क्योंकि क्यों है, हम ये कैसे जान गए? क्योंकि यहाँ पर भुजा एक दूसरे से बराबर है, यानी यहाँ पर कौन सा सूत्र लग गया है? भुजा वाला सूत्र लगा है। ठीक है, और ये किस में होती है? सर्वांग समता में होती है। बस यही हमारा उत्तर है, हमें ये बताना है। ठीक है, बस दोनों त्रिभुज की सर्वांग समता का परीक्षण करना है। समझ में आ गया आपको? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप प्रैक्टिस करोगे और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, वही प्रश्न दिया है जो हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, हर पेपर में पूछा गया है कि x + 1/2x बराबर 4 है, तो x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे अच्छा समझने वाली चीज़ क्या होती है पता है? यहाँ पर x की पावर 3 लिखा है, यानी कि पक्का ये a की पावर 3 और b की पावर 3 की बात कर रहा है। समझ में आ गया? यानी ये वाला सूत्र लगेगा, बीच में प्लस है, तो यानी कि a की पावर 3 + b की पावर 3 का ये यहाँ पर क्या कर रहा है? सूत्र का यहाँ पर प्रयोग होगा। ठीक है, यानी हमारा मतलब है यहाँ पर a + b का होल ऑफ क्यूब का ही यहाँ पर सूत्र लगेगा, तभी तो हमारा x की पावर 3 और b की पावर 3 आएगा। क्योंकि a + b का होल ऑफ स्क्वायर बराबर होल ऑफ क्यूब बराबर होता है, क्यूब मतलब घन, a + b का घन बराबर क्या होता है? a की पावर 3 + b की पावर 3 + 3ab + a + b। ठीक है, और जब हम इसको तोड़ेंगे, यानी कि हम इसके रूप में लिखेंगे, x + 1/2x के अनुमान में लिखेंगे, तो a की जगह पर x मान लिया, + 1/2x का होल ऑफ 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? x की पावर 3 + 1/2x की पावर 3 + 3 × a की जगह पर x हो जाएगा, b की जगह पर 2x हो जाएगा, ब्रैकेट में x + 2x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x की पावर 3, और जब इसको खोलेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 × 2 × 2x × 2x × 2x, यानी 1/2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी 8x की पावर 3 आ जाएगा। बात वही आ गया ना, x की पावर 3 और 8x की पावर 3, यही तो आना था हमें, बस हमें इसके अकॉर्डिंग सूत्र लगाना है। हमने यहाँ पर क्या किया, अब इसको सॉल्व करते हैं। x + 1/2x बराबर 4, दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे? घन करने पर। ठीक है, यहाँ पर दोनों पक्षों में वर्ग नहीं करना है, घन करना है, क्योंकि हमें x की पावर 3 लाना है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या लाना है? क्योंकि हमें x की पावर क्या लाना है? 3 लाना है, तो इसलिए दोनों पक्षों में हमें वर्ग नहीं करना, बल्कि क्या करना है? घन करना है। ठीक है, यानी क्यूब बनाना है। तो चलिए
अब x प्लस 1/2x का होल ऑफ 3 का मान रख देते हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है इसका मान, ठीक है। तो ये जो इसका मान है, इसका मान रख देते हैं। तो इसका मान क्या है, x की पावर 3 प्लस 1/2x की पावर 3 प्लस 3 और x इंटू 1/2x और x प्लस 1/2x बराबर, अब यहाँ पर 4 का घन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4 गुणे 4, 3 बार 4 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर, अब यहाँ पर हो गया x की पावर 3। अब जब हम इसको खोलेंगे तो अभी मैंने आपको बताया 1/2x, ठीक है, गुणे 1/2x गुणे 1/2x, तो कितना हो गया, 1/2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और x कितना है 1 2 3, यानी x की पावर 3 हो जाएगा। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x इंटू एक्स 3 इंटू एक्स इंटू 1/2x है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 एकम 3, 3/2, 2 बचा। अब इसको हमने पूरा यहाँ पर वैसे ही उतार लिया और यहाँ पर क्या होगा, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, ये आ गया 64, ठीक है। चलिए अब अगला है x की पावर 3 1/x की पावर 3 वैसे ही उतार लेंगे, प्लस 3/2 है, गुणे, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हो गया 4। अब ये 4 कैसे आया, आप ये सोच रहे होगे, तो यहाँ पर देखिए x का मान क्या है, x प्लस 1/2x का मान क्या है, 4 है ना 4, इसीलिए यहाँ पर ये 4 आया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x प्लस 1/2x का मान 4 रख दिया, क्योंकि यहाँ पर x प्लस 2x बराबर क्या है, 4 है, इसका मान 4 है, तो हमने यहाँ पर 4 रख दिया इसकी जगह, ठीक है। किसकी जगह, इसकी जगह, बराबर 64। अब ये 4 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। कितना बचा, 3 गुणे 2, यानी 3 गुणे 2 हो गया, यानी 6। तो x की पावर 3 प्लस 1/8 की पावर 8x की पावर 3 प्लस 6 बराबर 64 हो गया, ठीक है। अब ये 6 हम इधर ले आएंगे, ठीक है। अब हम इस 6 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस का है ये, तो ये इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। वही मैंने किया 8 की पावर 3 यानी 8 क्यूब प्लस 1/8 क्यूब, 8x क्यूब, x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब बराबर 64 माइनस 6, क्योंकि प्लस का इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, 64 माइनस 6, 64 में 6 के कितना बचा, 58। यही हमारा उत्तर, क्योंकि यही पूछा गया है कि 8 क्यूब प्लस 1/8x x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान कितना आएगा, 58। यही यहाँ पर पूछा गया है, ये देखिए यही हमारा क्या है, उत्तर है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो हमारा है उसको सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, सारी चीज़ें आप आराम से कर लोगे। इस तरीके के क्वेश्चन क्या होते हैं, आप अगर ये थोड़ा IQ वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो नहीं कर सकते। ये टफ भी होते हैं और इजी भी होते हैं। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो ये ईजी है, और अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर आप बिल्कुल भी नहीं इसको लगा पाओगे, किसी भी कीमत पर इसे नहीं लगा पाओगे अगर आपने इसको अच्छे से नहीं समझा, ठीक है। चलिए देखते हैं। कहा गया कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, लेकिन यहाँ पर पिता और उसके पुत्र की उम्र दी नहीं गई है। तो हमने क्या लिखा, तो यहाँ पर दो, अब आगे थोड़ा सा क्वेश्चन पहले पढ़कर बता देते हैं। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की उम्र जो है उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले इसकी वर्तमान उम्र निकाल लेते हैं। तो हमें पता ही नहीं वर्तमान उम्र क्या है, तो जब भी हमें कोई चीज़ नहीं पता होती तो हम उसमें क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं, ठीक है। तो माना पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, x है, ठीक है, और पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो यहाँ पर कहा गया है, चलिए देखते हैं, सवाल को लगाते हैं। देखिए पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, तो हमें पुत्र की उम्र पता होगा तभी तो पिता की उम्र 4 गुनी लगाएंगे। तो माना पुत्र की उम्र कितनी है, x है, ठीक है, तो पिता की उम्र 4 गुनी है, तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है, 4 गुणे x यानी 4x हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला कहा गया है कि 6 वर्ष बाद, यानी हम लिखेंगे 6 वर्ष बाद पिता की उम्र जो है क्या है, उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो 6 वर्ष बाद, यानी कि 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितनी होगी, x प्लस 6 हो जाएगी। तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 4x प्लस 6 हो जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अनुसार ये कहा गया है कि 6 वर्ष बाद जो पिता की उम्र है, यानी पिता की उम्र कितनी है, 4x प्लस 6 थी,
ठीक है, 6 वर्ष बाद की बात की जा रही है। तो पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुनी की 6 अधिक है, यानी पुत्र के उम्र की 2.5 गुनी की, जब गुनी की बात की जाए तो गुणा लिखेंगे, अधिक की बात की जाए तो 6 वर्ष लिखेंगे, कम की बात की जाए तो -6 लिखेंगे। समझ में आ गया? कहा गया है पिता की उम्र, ये पिता की उम्र है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुनी, 2.5 गुनी कितना हो गया, 1 2 सही 1/2 2.5 होता है, और इसको हम 5 भी लिख सकते हैं, 5/2 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 दूनी 4 और 1 हो गया 5, 5/2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 5/2, यानी 5 का आधा ही तो 2.5 होता है, तो हम उसको 5/2 लिख देते हैं। तो पुत्र की उम्र, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2.5 गुनी की 6 अधिक है, यानी +6 हो जाएगा। समझ में आ गया? ध्यान से सुनिए, कहा गया है पिता की उम्र किसके बराबर है, पिता की उम्र बराबर है, बराबर का निशान लगा, जैसे कह रहा है वैसे ही क्वेश्चन को उतारिए, तभी क्वेश्चन आप कर पाओगे। पिता की उम्र बराबर है किसके, पुत्र की उम्र लिखिए x + 6, 6 वर्ष की बात की गई है, x + 6 बराबर है पुत्र की उम्र के 2.5 गुना, यानी 5/2 के 6 अधिक। समझ में आ गया? बस यहाँ तक अगर आपने इसको अगर आपने लिख लिया तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर ये नहीं लिख पाए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इतना ध्यान रखिएगा, ये पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं। इतना आप कितने भी मैथ में बेस्ट हो, लेकिन अगर इतनी चीज़ को अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर नहीं लिख सकते हो, चाहे आप कितने भी बेस्ट हो मैथ में। ठीक है, चलिए, बाकी हल तो आप आराम से कर लोगे, हल करने में क्या जा रहा है, लेकिन मेन चीज़ जो मेन पॉइंट है वो यहीं तक है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पर कहा गया है, चलिए मैं बता रही हूँ, पिता की उम्र उसकी पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, यानी हमने मान लिया। ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं वेट करना है, थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्या कहा गया था कि जो पिता की उम्र है उसके उम्र की 4 गुनी है। तो माना जब पिता यानी माना पुत्र की उम्र कितनी हो गई, पुत्र की उम्र हो गई x, तो पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, तो पिता की उम्र कितनी हो गई, पुत्र की उम्र की 4 गुनी, यानी कि 4x हो गई। ठीक है, अब कहा 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष की बात कर रहा है, यानी 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 6 वर्ष बाद तो पुत्र की भी उम्र बढ़ेगी, पिता की भी उम्र, दोनों की बढ़ेगी ना, ऐसा तो नहीं पुत्र की वही उम्र रह जाएगी, नहीं। तो 6 वर्ष बाद यानी कि पुत्र की उम्र अगर x + 6 होगी तो पिता की उम्र 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 4x + 6 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्नानुसार ये कहा गया है कि जो पिता की उम्र है, यानी कि जो पिता की उम्र क्या निकली हमारी 6 वर्ष बाद, 6x प्लस क्या निकली हमारी, 4x + 6, यही तो थी। तो पिता की जो उम्र है बराबर है किसके, पुत्र की उम्र की, यानी कि x + 6 पुत्र की उम्र के 2.5 गुना, यानी कि 5/2 गुणे में 5/2 जगह प्लस 6 वर्ष अधिक। समझ में आ गया? ये हमें निकालना है, बस ये बात कही गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 4x + 6, और ये 6 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -6 = 5/2 x + 6, यही तो आएगा। अब 4x और ये 6 प्लस और माइनस का कट जाएगा, 0 आएगा, 0 हम नहीं उतारेंगे, ऐसे ही कर लेते हैं। और ये हमारा हो गया 5/2 x + 6 हो गया। अब 4x × 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, बराबर 5x + 6, यही तो हो जाएगा। चलिए, तो क्या आया, 4x × 2 + 5x + 6, यही तो आया। अब 4x और यहाँ पर × 2 और = यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, इसको इससे करेंगे तो 5x + 5 × 30। ठीक है,
अब यहाँ पर 4x को 2 से गुणा करेंगे, 4 को 2 से, तो हो जाएगा यहाँ पर 4 दूनी 8, 8x बराबर 5x प्लस 30। अब x को एक पास ले आएंगे तो 8x माइनस का 5x हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है इसलिए माइनस का 5x हो जाएगा बराबर 30। अब 8 में से 5 गए, कितने बचे? 3, तो 3x बराबर हो जाएगा 30। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 दहाम 30, यानी कि x बराबर 3। ठीक है, ये हमारा उत्तर आया। x बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो x बराबर का सॉरी हो जाएगा 10। अगर पुत्र की उम्र 10 वर्ष है तो पिता की उम्र कितनी होगी? 40 वर्ष होगी। यही बताना है कि वर्तमान में पुत्र की उम्र 10 वर्ष है तो पिता की उम्र कितनी हो गई? 40 वर्ष हो गई। समझ में आ गया? ये पूरा सॉल्व करके मैंने आपको दिखाया है कि अगर पुत्र की उम्र है 10 वर्ष, यानी पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है तो पिता की क्या हो जाएगी? 40 वर्ष हो जाएगी। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, यही पूछा गया। अब देखिए यहाँ पर भी वही सवाल, वैसे ही सवाल पूछे गए, थोड़ा IQ वाले, थोड़ा अच्छे बढ़िया वाले सवाल पूछे गए। चलिए इनको करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहा गया है कि एक परिमेय संख्या का अंश और उसके हर से 2 कम है। तो आपको पता है परिमेय संख्या बराबर क्या होती है? अंश अपॉन हर। ठीक है, यानी कि जो ऊपर की संख्या को हम अंश बोलते हैं, नीचे की संख्या को हम क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो परिमेय संख्या बराबर क्या होता है? अंश बटे हर। परिमेय संख्या क्या होती है? 3/4 ये परिमेय संख्या कहलाती है, 5/2 ये परिमेय संख्या कहलाती है, 3/1 ये परिमेय संख्या कहलाती है। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो अंश कहलाता है और नीचे वाला क्या कहलाता है? हर कहलाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर नोट भी कर दिया ताकि आप भूल ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, तो परिमेय संख्या का अंश तो हमें नहीं पता, ना हमें हर पता है, तो हमने अंश को x मान लिया, यानी इसको x मान लिया, और हर को हमने क्या मान लिया? y मान लिया। ठीक है, हर को हमने y मान लिया। तो इस तरीके से परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगी? x अपॉन y, क्योंकि ये अंश है और ये हर है। ठीक है, अब कहा गया प्रश्नानुसार कि जो परिमेय संख्या का अंश है और ठीक है, यहाँ पर कहा गया कि परिमेय संख्या का जो अंश है उसके हर से 2 कम है। ठीक है, यानी परिमेय संख्या का जो अंश है, प्रश्नानुसार कहा गया है कि जो परिमेय संख्या का अंश ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर होता है, तो इसका अंश जो है वो किसके बराबर है? हर के 2 कम है, हर से 2 कम है। तो x बराबर 1 - 2, ये पहली समीकरण हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अंश और हर में 1 जोड़ने पर संख्या 3/4 हो जाती है, तब क्या करेंगे? तो अंश में 1 जोड़ दिया और हर में 1 जोड़ दिया, यानी अंश और हर में 1 जोड़ने पर दूसरी संख्या क्या कह रही है कि अंश और हर में 1 जोड़ देने पर वो संख्या क्या हो जाती है? 3/4 हो जाती है। समझ में आ गया? ये बात कही गई, ये दूसरी समीकरण कही गई। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 की सहायता से हम x का मान रख लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 की सहायता से x का मान क्या हो गया? x का मान है y - 2 है। ठीक है, तो समीकरण 1 के सहायता से हम x का मान रख लेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे? x का मान रख लेंगे। तो x क्या है? x बराबर है y - 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x की जगह पर क्या लिख लिया? y - 2 + 1 और अपॉन y + 1 बराबर 3/4। अब इसको हम हल करेंगे तो मल्टीपल क्रॉस कर देते हैं, तो ये संख्या पूरी संख्या से गुणा हो जाएगी और ये संख्या पूरी संख्या से गुणा हो जाएगी, ये वाली संख्या इसको गुणा कर देगी। ठीक है, चलिए मल्टीपल क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पर हो गया 4y, यानी 4 और y मिलकर क्या हो गया? 4y - 4 दूनी 8 प्लस 4 हो जाएगा 4 × 1 = 4। ठीक है, अब इस संख्या से इस संख्या को गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3y हो जाएगा, 3y प्लस 3 × 1 = 3, यानी 3y + 3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? 4y माइनस, अब यहाँ पर इसको घटा देते हैं, प्लस माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है? विपरीत संख्या क्या होती है? माइनस होती है। तो प्लस माइनस का 4 हो जाएगा, तो 4y - 4 बराबर 3y + 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अब हम y को एक पास ले आएंगे और संख्या को एक पास ले आएंगे। तो 3y और यहाँ पर प्लस का 3y है, 4y और यहाँ पर प्लस का 3y जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3y बराबर 3 और यहाँ पर माइनस का 4y है तो इधर प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है? 4y, यहाँ पर 4y - 3y हो जाएगा और यहाँ पर 3 + 4 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 4 है, जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब 4 में से 3 गए, कितने बचे? 1y, तो हम सिर्फ y लिख लेते हैं, 1 नहीं लिखते हैं। आपका मन हो तो आप लिख सकते हो, वैसे लिखना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, y लिख दिया और 4 × 3 कितने हो गए? 7। तो y बराबर हमारा क्या निकल आया? 7। अब इसी y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है,
तो समीकरण 1 हमारी क्या थी, इसी y का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा क्या हो जाएगा, x निकल आएगा। तो x बराबर y-2 था, तो x बराबर y कितना आया हमारा 7 आया है, तो हमने 7 उतार लिया। कैसे, देखिए यहाँ पर y हमारा कितना आया, y का मान 7 आया है, तो हमने y की जगह पर क्या उतार लिया 7 और -2, तो 7 में से 2 गए बचे 5, यानी x बराबर 5 बचा। तो परिमेय संख्या कितनी होगी, परिमेय संख्या बराबर हमने क्या बताई थी, x/y होती है, तो यहाँ पर हो जाएगी 5/7। ठीक है, ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी 5/7। x का मान 5 है तो x की जगह पर 5 लिखेंगे, y का मान 7 निकला तो y की जगह पर 7, तो 5/7 यही हमारा उत्तर है। अब देखिए यहीं पर, देखिए यहाँ पर हल हो गया, यहाँ पर कहा गया था अंश जो है वो हर से 2 कम है, तो देखिए 7 में 2 घटाओगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, तो अंश जो है वो हर से कितना कम है, 2 कम है, यानी 5 है, और हर हमारा कितना है, 7 है, यही हमारा उत्तर है। चलिए अच्छे से आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत आपने सॉल्व किया है, बॉड मास नियम के अनुसार ये क्वेश्चन आता है, और हम इसको बॉड मास नियम के अनुसार पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब इस तरीके की संख्या दी होती है, नियम टू नियम आप आराम से समझिए, यानी कि रूल्स टू रूल समझिए, नियम से नियम को समझिए। ये बॉड मास नियम के अनुसार आधारित है। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे, फिर डिवाइड, फिर उसके बाद फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक है, ब्रैकेट में सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट हटाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हटाएंगे, उसके बाद हम मंझला ब्रैकेट हटाएंगे, उसके बाद हम बड़ा ब्रैकेट हटाएंगे। ठीक है, और इन दोनों में देखिए एक गुणा दिया है, सबसे पहले हम भाग को हटाएंगे अगर भाग दिया होगा, फिर हम गुणे को हटाएंगे, फिर हम जोड़ को हटाएंगे, उसके बाद माइनस को। ठीक है, ये हम करते हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हटाएंगे, तो छोटे ब्रैकेट को हटाने से पहले इसकी संख्या को, अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको हमें जोड़ घटाना गुणा भाग करना होगा। तो यहाँ पर है 13 - 2 × 5। ठीक है, 13 - 2 × 5। तो सबसे पहले गुणा करते हैं, तो 2 पंचे हो गया 10, यानी 13 - 10 हो गया। ठीक है, अब फिर हमने वही सारी संख्या पूरी की पूरी उतार ली, और हमने इस ब्रैकेट को खोला, यानी ब्रैकेट को उठाया, तो 13 में से 10 गए बचे 3, तो हमने लिखा 7 × 8 + 3, ये लिख लिया, यानी छोटा ब्रैकेट हमारा हट गया। अब इस मंझले ब्रैकेट को हटाएंगे। दूसरा स्टेप क्या है, मंझले ब्रैकेट को हटाना। मंझले ब्रैकेट को जब ही हटाएंगे जब इसके अंदर की संख्या को हल कर लेंगे। तो पूरी संख्या वैसे ही हमने यहाँ तक उतार ली, अब मंझले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो 7 8 पहले हम गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे। हमने क्या बताया, पहले हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो गुणा करेंगे 7 8 56 + 3। अब हम फिर हल करेंगे, पूरी संख्या वैसे ही उतार देंगे। अब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, 56 में 3 जोड़ेंगे, हो जाएगा 59। ठीक है, अब हम इस वाले ब्रैकेट को हटाएंगे। अब इस ब्रैकेट को हटाने से पहले हम क्या करेंगे, इनकी संख्याओं को घटा देंगे। तो 56 प्लस माइनस माइनस होता है, 56 में 59 गया, 56 में 59 गया, कितना बचा, -3। ठीक है, अब हम इसको ब्रैकेट से बाहर कर लेंगे, -3 हो गया। तो 80 - 3 क्या हो जाएगा, 240, क्योंकि तीनों 24 होता है, 1 0, 80 3 240 होता है, और वो भी आएगा माइनस में। ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, आप कहें तो एक बार फिर से मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ। चलिए दिखा देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर संख्या क्या थी, यहाँ पर संख्या थी, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर संख्या थी 80 गुणे, एक सेकेंड रुक जाइए, ठीक है, एक सेकेंड, 80 गुणे 56, बड़ा ब्रैकेट 56 माइनस मंझला ब्रैकेट, और 7 गुणे 8 प्लस छोटा ब्रैकेट 13 माइनस 2 गुणे 5, और छोटा ब्रैकेट बंद, फिर मंझला ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, सारी संख्या को हम वैसे ही उतार लेंगे। 80 गुणे 56 माइनस मंझला ब्रैकेट 7 गुणे 8 प्लस, अब छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10, तो 10 में से 13 में से 10 गए, कितने बचे आपके, 3। तो यहाँ पर छोटा ब्रैकेट हमारा हो गया, निकल गया बाहर। अब लिखेंगे 80 गुणे बड़ा ब्रैकेट 56 माइनस, अब मंझले ब्रैकेट को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 56, और 56 में 3 जुड़ गए, कितने हो गए, 59। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मंझला ब्रैकेट भी कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, बड़े ब्रैकेट को हटाएंगे। तो 80 गुणे 56 में, यानी 56 में 59 गए, तो कितने बचे, 3 बचे। ठीक है,
वो भी माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या पे माइनस है, तो हमारे बड़ा ब्रैकेट भी निकल आया। अब 3×24 यानी 240 माइनस का 240 हो जाएगा, यही हमारा उत्तर है। अब देखिए मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में भी आपको जल्दी से सारे ब्रैकेट खोलकर बता दिए, लेकिन यहाँ पर मैंने एक एक पॉइंट करके आपको बताया है कि कैसे कैसे होगा। आप इस तरीके से लिखोगे तो आपका बढ़िया आएगा। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा 2017 का पेपर। और आज शाम में आपकी एक क्लास और चलेगी, आपकी किसकी, आपकी चलेगी क्लास या तो फिर वर्तमान भारतीय समाज की होगी या फिर आपकी प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, यानी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में से किसी एक पेपर की क्लास चलेगी। मैं अभी आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकती हूँ। शाम में आपकी क्लास आएगी, हो सकता है 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, किसी भी वक्त आ सकती है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और सवाल को लगाते रहिए, आप लोग उसको सॉल्व करते रहिए। देखिए कुछ हमारी ऐसी प्रशिक्षु हैं जो बोल रहे हैं मैम मैथ करा दीजिए। अरे भाई ये डेली मैथ्स ही तो हो रहा है, कौन सा मैं डांस कर रही हूँ। ठीक है, तो ये मैथ क्लासेस ही तो हो रही हैं। ठीक है, तो मैथ की क्लासेस तो आपकी पर डे चल रही है। आपकी मैथ तो देखिए कितनी जल्दी आपकी मैथ कवर भी हो गई। आपका 18 पेपर आज हो गया, सॉरी 17 पेपर हो गया, अब बचा है 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, ये आपके डेली ऐसे एक एक करा दूंगी। इसके साथ साथ आपकी सब्जेक्ट वाइज जो आपकी और भी क्लासेस हैं वो भी करा दूंगी। सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो इसी तरीके से आप देखिए तैयारी करते रहिए। अब पेपर की ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आप इधर उधर ना करने से अच्छा है किसी एक चैनल को पकड़िए और उसी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा चैनल के इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। जिससे आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में आप उससे पढ़िए, अपना टाइम मत बर्बाद करिए और अपने टाइम को मैनेज करते हुए चलिए। अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके हो सकता है आपके जनवरी के फर्स्ट वीक में हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ये हमारे चैनल का लोगो है। और आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो क्योंकि ये जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है ना, ये टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी। उसके साथ साथ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करिए। जितने भी आपके ग्रुप हैं उसमें शेयर करिए। और आपको बता दें कि ये जो जितना भी मैंने पढ़ाया है इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम पे सेम ऐसे ही मिलेगी। सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए आपको मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है टेलीग्राम चैनल की, उस पर क्लिक करिए, आप डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच जाएंगे और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।